हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय क्लास तक्षशिला ट्यूटोरियल। मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था ना, जो लाइट चैप्टर हमने पढ़ाए थे उसका आधा पार्ट हुआ था रिफ्लेक्शन पार्ट, और आज हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए इसका रिफ्रैक्शन पार्ट। पहली बात ये हमको पता करना होगा कि रिफ्रैक्शन है क्या। देखो भाई, सिंपल बात है। जैसे आप साइकिल से चला के जा रहे हो और साइकिल में जाते आते रास्ते में बीच में अचानक आपको कहीं पे पानी आ जाता है, तो पानी में आपका साइकिल तो जा सकता है, लेकिन जब साइकिल में जब जाओगे आपका स्पीड धीमा हो जाएगा कि नहीं। सिर्फ उतना ही नहीं, जब आप स्पीड में जाओगे भी थोड़ा सा आपका जो डायरेक्शन था वो डेविएट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन द सिमिलर फैशन, मान लो आप किसी मैदान में दौड़ रहे हो, आप जितना तेज़ भाग सकते हो, मान लो मैदान में जाते जाते बीच में कहीं पानी है, घुटने तक पानी है या कमर तक पानी है, आप उसमें जा तो सकते हो, लेकिन आपका स्पीड क्या उतना रहेगा क्या? आपका स्पीड घट जाएगा ना, और एट द सेम टाइम आपका डायरेक्शन भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसी टाइप का हमको पता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, लाइट का स्पीड जो है वैक्यूम में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताया था कि नहीं? लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब सोचिए, ये मान लो मेरा एक ग्लास स्लैब है। ये क्या है? मेरा एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के ऊपर जब मैं लाइट डालूंगा, मान लो मैंने सीधे इस एंगल से एक लाइट डाल दिया। अब ये लाइट सपोज टू गो सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे होकर के ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने बताया एयर जो है काफ़ी थिन है ग्लास से, ये तो आप सबको पता है। एज ए रिजल्ट ये लाइट अभी सीधे ग्लास में ऐसे ना जा करके कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब ऐसे क्यों जाएगा? क्योंकि ग्लास आपका जो डेंसिटी है एयर से काफ़ी कम होने के कारण ये इसका अंदर इसका स्पीड का चेंज होगा, एट द सेम टाइम उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड? सो देन व्हाट इज रिफ्रैक्शन? दिस इज द phenomenon in which when light travels from one media to another media, at that time the speed of the light as well as the direction of the light changes. This phenomenon is known as refraction. तो रिफ्रैक्शन का भी दो नियम हैं। देखिए, पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है। ये मेरा 90 डिग्री है, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल, परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये मेरा जो एंगल होगा इट विल बी इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल होगा दिस विल बी माई रिफ्रैक्टेड एंगल। अब जो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला नियम ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दे ऑल विल बी इन ए सेम प्लेन। अब इस चीज़ को, ये पहला नियम है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे शुड बी इन ए सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने कार्डबोर्ड ले लिया, ड्राइंग शीट ले लिया, उसके ऊपर अगर हमने एक ग्लास स्लैब ऐसे रखेंगे, रखने के बाद एक लाइन पहले से खींच दिया जाएगा, राइट। लाइन खींच करके इसका पर अगर मैं हेयर पिन ऐसे लगा दूं, हेयर पिन ऐसे होता है, पिन होता है, उसके ऊपर ऐसे बॉल टाइप का लगा रहता है अलग अलग कलर का। अगर मैं इस तरफ से देख करके मैं इसका बनाऊं, दो हेयर पिन ऐसे सेम कलर का यहाँ पे मैं एस्टेब्लिश करूँ, तो कुछ ऐसे ही आएगा, और इसका जो स्ट्रक्चर आएगा ऐसे ना आकर के ऐसे आएगा। सॉरी, ड्राइंग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, सो डोंट बी प्लीज आर्टिस्टिक, बी इंफॉर्मेटिव।
तो ऐसे आएगा। और अगर मैं 90 डिग्री ऐसे बनाता हूँ, ये देखना एक ड्राइंग शीट में कैप्चर हो जाएगा। तो ये व्हाट इट प्रूव्स, ये प्रूव ये करता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे विल बी ऑन द सेम प्लेन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम क्या है? रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम ये है कि इंसिडेंट साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की मतलब क्या है? फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम ये जो नियम है ये कांस्टेंट वैल्यू देगा। यानी कि अगर मैं ग्लास लूँगा उसके लिए कांस्टेंट अलग आएगा। अगर ग्लास की जगह मैं ऐसे कुछ प्लास्टिक का चीज़ ले लूँ जो कि ट्रांसपेरेंट है और जिसका डेंसिटी वगैरह ग्लास से अलग है, वो दूसरा कांस्टेंट देगा। यानी कि साइन आई बाय साइन आर ये कांस्टेंट होगा। साइन क्या है? ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है ना, साइन। अभी और एक बात बताना चाहूँगा, जो लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था कि रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है, रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को काफ़ी डाउट आ गया था। ये काफ़ी सारे डिमांड आए थे कि सर ये बताइए, जब कोई हम प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल का सॉल्व करते हैं तो वो बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर से इतना दूर में है और उसका इमेज मिरर से उतना दूर में है, तो उसका फोकस इतना दूर में है, तो उसका इमेज का साइज वगैरह क्या क्या जो न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मूला है क्या है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन अभी हमेशा ये डाउट रहता है बच्चों को कि सर हम u और v को नेगेटिव कब लेते हैं? कई बार सॉल्यूशन में भी, बुक में भी आप लोगों का दिया होगा, कई बार u नेगेटिव दिया है और v कई बार नेगेटिव या पॉजिटिव दिया है, f भी कई बार नेगेटिव पॉजिटिव दिया है। ये कब लिया जाएगा? देखो भाई, वेरी सिंपल, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। आप -1 मीटर कहीं पे माप सकते हो क्या? -2 किलोमीटर कहीं पे हम नाप सकते हैं क्या? लेकिन फिजिक्स में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस जब लेते हैं तब हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे ग्राफ पेपर में आप लोग ग्राफ करते हो, ये जो बीच वाला जो कोऑर्डिनेट है, जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जब एक जगह में इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम 0 लेते हैं, 0 0। अगर हम राइट को जाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट को जाएंगे इस तरह, ये क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे को जाएंगे तो नेगेटिव। ये तो आप लोगों को पता ही है। उसी टाइप का सेम प्रिंसिपल यूज होता है कहाँ पर? लेंस में। अब देखिए, लेंस में भी होता है और मिरर में भी होता है। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है, राइट? कॉनकेव मिरर मतलब इस तरफ आपका मरकुरी लगा होगा और ये मान लो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब इस तरफ आपका मरकुरी लगा होगा, ये सर नो। और ये मेरा क्या हो गया? पोल। पोल मतलब जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को क्रॉस कर रहा है। अब खुद ही सोचो, ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। अब खुद ही सोचो, इस मिरर की इस तरफ हम कोई ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? तो मिरर तो फिर फूट जाएगा, मिरर को तोड़ना पड़ेगा। तो हमको कॉनकेव मिरर का सामने ही ऑब्जेक्ट को किसी जगह में भी रखना पड़ेगा। मान लो इस जगह में ऑब्जेक्ट को रखा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा मिरर के सामने ही रहेगा। यानी कि ये जो जगह है मेरा, उस एक्सिस के हिसाब से जो पहले बताया था,
ये वाला ये 0 0 है, ये हमेशा लेफ्ट साइड को ही रहेगा। जब लेफ्ट साइड को ही रहेगा, ये जो डिस्टेंस किसका है, u का डिस्टेंस है, तो कैलकुलेशन में u हमेशा नेगेटिव ही होगा। u कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि u को मुझे मिरर का सामने ही रखना पड़ेगा, और सामना मतलब लेफ्ट साइड में ही रखना पड़ेगा। अब आता है v का पोजीशन। माइंड डियर, v का पोजीशन जो है, या u को तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है v का पोजीशन। v का पोजीशन कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप बोलोगे कि नेगेटिव मतलब, मान लीजिए मैंने जैसे कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी का दूरी में कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा, और आप लोगों को पता है इसका जो इमेज है मेरा फोकस के पास बनेगा। अब देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है। अब दोनों मिरर की लेफ्ट साइड में है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये u भी मेरा नेगेटिव होगा एंड v भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है, अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और p का बीच में रखता हूँ, अगर ये मेरा f है और ये मेरा p है, अगर ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह में रखता हूँ तो इसका अंदर मुझे वर्चुअल इमेज बनता है। कहाँ बनता है, मिरर के अंदर मुझे वर्चुअल इमेज, काफ़ी एनलार्ज इमेज बनता है। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब अभी देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है। अब इमेज क्या हो गया, मिरर के अंदर बना, यानी कि मिरर के राइट साइड में बना, पोल के राइट साइड में बना। इस केस में मेरा u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और लास्ट एक बात कॉन्केव मिरर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर f जो है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। आप पूछोगे ऐसे क्यों, क्योंकि f मेरा कहाँ पर है, f मेरा इस तरफ है और ये मेरा पोल का लेफ्ट साइड में है। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर f इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर तो स्फीयर तो इस तरफ है, मतलब फियर ऐसे होगा ना, इस तरफ जो स्फीयर है तो मैं इसे कट किया हूँ तो फोकस इसका अंदर कहीं होगा, राइट। फोकस इसका अंदर कहीं होगा, तो फोकस इस तरफ हो गया, ये मेरा फोकस है, तो इसका फोकस हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मिरर की अंदर है। और ऑब्जेक्ट में इसका अंदर तो डाल नहीं सकता, ऑब्जेक्ट में इसी तरफ कहीं पे डालूंगा, तो ये मेरा u क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये इसका लेफ्ट साइड में आया, u नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल बनता है, यानी कि मिरर के अंदर बनता है। तो हमेशा इमेज जो है इस तरफ कहीं पे भी बने, ये मेरा इमेज बनेगा। सो v विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज बनता नहीं है, इसीलिए इस तरफ बनने की कोई संभावना है ही नहीं। तो v हमेशा पोल का राइट में बनेगा, तभी यह हमेशा पॉजिटिव होगा। उम्मीद करता हूँ जो न्यूमेरिकल में आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है, अब इसको जानने के बाद इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर मेरा समझाने में आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, अगर मेरा मेहनत से आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक तो कर दीजिए। उसमें आपको कुछ नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि मेरा मेहनत कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है, ताकि मैं कोशिश करूं और बढ़िया से आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए, अब जो मैं बात रुका था बीच में, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो मैंने बता दिया कि रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेनन इन व्हिच द स्पीड एंड द movement of light changes when it travels from one media to another media। इसका मतलब जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, उसका स्पीड वेलोसिटी में, उसका वेग में, और उसका गति का जो रास्ता है पथ में, दोनों में जो परिवर्तन आता है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं।
और उसका दोनों नियम के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब देखिए, इस रिफ्रैक्शन जो फेनोमेनन को इस्तेमाल करके ही लेंस का निर्माण किया गया है। अब लेंस होता क्या है, लेंस उसी टाइप का, जैसे मिरर उसी टाइप का एक ग्लास का स्फीयर लिया जाएगा, ठीक, ग्लास का गोला। अगर हम इसको इस तरफ से कट कर दें, अगर हम इसको इस तरफ से कट कर दें और उसको जोड़ दें, समझ में आया? अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं और इसको जोड़ दूं, इसको इन दोनों को जोड़ने का मेरे पास दो तरीका होगा, या तो सामना सामना जोड़ूंगा या तो बैक टू बैक जोड़ूंगा। अगर मैं सामना सामना जोड़ूंगा तो मेरे को ऐसे ही कुछ लेंस मिलेगा, ठीक। अगर मैं बैक टू बैक जोड़ूंगा ना, उल्टा करके, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, उल्टा कर दूं, तो मेरे सामने कुछ ऐसे लेंस बनेगा। हाँ या नहीं बताओ? इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये ऐसे जुड़ गया तो ऐसे बना, अगर ये उल्टा करके जुड़ गया तो ऐसे बना। समझ में आ रहा है? अगर ये ऐसे जुड़ गया तो ऐसे बना, अगर उल्टा करके जुड़ गया तो ऐसे बना। अब देखिए कहानी, अब इसमें क्या होता है, ये वाला लेंस में बीच वाला हिस्सा जो है थिक है, मोटा है, और किनारा वाला हिस्सा जो है थिन है। बीच वाला हिस्सा मोटा है, किनारा वाला हिस्सा थिन है। इसमें ठीक उल्टा है, बीच वाला हिस्सा थिन है और किनारा वाला हिस्सा क्या है, मोटा है। तो इस लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें देखिए बीच अंदर वाला जो धंसा हुआ है, यानी कि जैसे हम गुफा के अंदर घुसते हैं, केव बोलते हैं ना, उसी टाइप के इसको क्या बोला जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब देखिए, दोनों देखने में ही एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है, तो इन दोनों का काम भी अपोजिट है, और बारी बारी से हम एक एक का चर्चा करेंगे, ठीक। क्या होता है, मैं पहले चर्चा करूंगा कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, ऐसे बीच वाला हिस्सा थिक होता है और किनारा वाला हिस्सा थिन होता है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, जो लेंस जुड़ा है बीच से अगर मैं कट करूं तो यहाँ पे बिल्कुल ये बीच में, दोनों एक्सिस का बीच में एक जगह में कट करेगा। इसको जनरली ओ बोल कर डिनोमिनेट किया जाता है। और इस तरफ चाहे लेंस का दोनों साइड बराबर है, मैं इधर से देखूंगा जैसे, उधर से देखूंगा वैसे, समझाने के लिए इस तरफ जो हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F1। ठीक इतना दूरी पर इस तरफ जो हिस्सा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, F2। क्लियर हो गया होगा। और ये वाला जो बीच वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या खासियत है मैं इसका बाद में बताऊंगा। अभी देखिए, इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमेशा ध्यान रखना। लेंस में एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं जो बता रहा हूँ वो है थिन टू थिक, थिन टू थिक। इसका मतलब ये है, कोई भी लाइट अगर ऐसे टकराता है, कोई भी लाइट अगर ऐसे सीधा आकर के ऐसे टकराता है, कहाँ पर टकराया, थिन में टकराया, तो ये हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा कोशिश करेगा थिक की तरफ जाने के लिए। तो थिक किधर है, सेंटर की तरफ, तो थिक की तरफ जाने के लिए। सिमिलरली इधर से भी कोई लाइट अगर आएगा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कोशिश करेगा थिक की तरफ जाने के लिए। तो फाइनली आकर के ऑपोजिट साइड में फोकस में मीट करेगा। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दूर में है, इन्फिनिटी का दूरी में है, तो ये जब जाएगा आफ्टर लेंस में क्रॉस करने के बाद फोकस के पास काफ़ी छोटा होकर के दिखाई देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, जब हम सनलाइट में मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाते हैं, अगर उसका फोकस के पास ठीक ठाक हमने मैच को एडजस्ट कर लिए तो इतना बड़ा सन जो है डॉट बन के हमको दिखाई देता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी जगह में अगर मैं कॉनकेव लेंस लगा दूं, इस जगह में मैं बताया था क्या, थिन टू थिक ध्यान रखा जाए, कॉनकेव लेंस लगा दूं, उसमें क्या होगा, अगर मैं कॉन्वेक्स की जगह में कॉनकेव लेंस लगा दूं
ऐसे, ये मेरा, इधर भी मैंने क्या लिखा है, थिन टू थिक, इधर ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इस तरफ मेरा F1 है तो इस तरफ मेरा F2 होगा। अब देखिए सेम टू सेम, इधर से अगर लाइट आ रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन थिन टू थिक, ये जाएगा किस तरफ, ऊपर की तरफ भाग जाएगा। समझ में आ रहा है, ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ये नीचे की तरफ आने की जगह में ऊपर की तरफ भाग जाएगा। इसको मैं छोटा करके दोनों का फोटो को थोड़ा, ये ड्राइंग को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा ये थिन टू थिक का एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मेरा क्या है, कॉनकेव लेंस है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। इधर लाइट आने के बाद ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, किनारे की तरफ थिन है, सेंटर की तरफ थिक है। इधर क्या हो रहा है, सेम टू सेम, इधर लाइट आने के बाद ये कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों, थिन टू थिक। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए कोई भी लेंस का अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं अलग अलग जगह में, इसका अलग अलग जो इमेज बनेगा उसमें क्या क्या नेचर और बोलोगे, नेचर और फीचर की मतलब क्या है। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि कितने पोजीशन में ऑब्जेक्ट रह सकता है। पहली बात देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक इमेज, एक लेंस ऐसा है, अगर हम यहाँ पर इसका O है तो इस तरफ होगा F, इस तरफ हो जाएगा 2F, इसको C भी कहते हैं, और कहीं बियॉन्ड में इन्फिनिटी में हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है, पहला पोजीशन इधर हो सकता है, इसको नंबर 1 नाम हम दे सकते हैं। दूसरा पोजीशन जस्ट फोकस के ऊपर हो सकता है, इसका नंबर 2 हम नाम दे सकते हैं। तीसरा पोजीशन F और 2F के बीच में हो सकता है, इसका नाम हम नंबर 3 दे सकते हैं। चौथा पोजीशन जस्ट 2F के ऊपर हो सकता है, इसका नंबर हम 4 दे सकते हैं। पांचवा पोजीशन F का जस्ट बाहर हो सकता है, और छठा पोजीशन इन्फिनिटी में कहीं पे हो सकता है, जिसको हम छठा पोजीशन के नाम दे सकते हैं। तो टोटल 6 पोजीशन में हमारा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस तरफ उसका नेचर एंड फीचर उसी हिसाब से बदलते रहेगा। तो नेचर एंड फीचर मतलब देखिए, अलग अलग पोजीशन को लेकर के कहीं पर ऑब्जेक्ट सीधा आएगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट। कहीं पर पोजीशन सीधा आ सकता है तो कहीं पे ये उल्टा भी आ सकता है। मैं अभी नहीं बता रहा, अभी आएगा, मतलब उल्टा भी आ सकता है। ठीक है, ये इरेक्ट सीधा होगा तो इरेक्ट, अगर उल्टा आएगा उसको क्या बोला जाएगा, इन्वर्टेड इमेज भी आ सकता है। कहीं पर ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा आ सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। और कहीं पर ऑब्जेक्ट काफ़ी लार्ज आ सकता है, इसको हम बोलेंगे लार्ज। ठीक, हम 1-2 करके दिखाते हैं, बाकी रे डायग्राम हमने इसमें डाल दिए हैं, उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो एक चीज़ बताया कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लूँ, कॉन्वेक्स लेंस ले लूँ तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, उसका जो इमेज है इन्फिनिटी में अगर इधर है, उसका इमेज कहाँ बनता है, दूसरी तरफ फोकस पे बनता है। ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा 2F1 है, इस तरफ आगे जाऊंगा तो मेरा 2F2 होगा। यानी कि इस तरफ अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ कहाँ इमेज बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, और काफ़ी छोटा बन रहा है। ठीक, ये जो इमेज है ये रियल इमेज है। आप बोलोगे रियल इमेज मतलब, अगर यहाँ पे मैं कागज़ रख दूँ, कागज़ के ऊपर ये इमेज बिल्कुल मैं कैप्चर कर सकता हूँ। जैसे सन में हम अगर मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाएंगे, छोटा सा एक सूरज मेरा इधर दिखाई देगा। इन द सिमिलर वे, अगर मैं इस तरफ फोकस के पास एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, अगर फोकस के पास ऑब्जेक्ट रख दूं, ठीक इसका उल्टा इंसिडेंट होगा। यानी कि अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज है, अगर उल्टा इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज हो जाएगा। समझ में नहीं आया?
तो मतलब इधर सूरज है तो इसको मैं छोटा सा डॉट बना दिया। इन द सिमिलर वे, क्योंकि लेंस में तो इस तरफ जो है उस तरफ भी वही है, अगर मैं इधर डॉट बना दूं इस तरफ सूरज के आकार का लाइट बन सकता है। इसका मतलब अगर एफ के पास मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इसका इमेज जो है इन्फिनिटी दूरी पर, इसका इमेज अगर ऐसे रखता हूं मैं, इसका इमेज इन्फिनिटी दूरी पर कहीं पे बनेगा। मैंने क्या बोला था, थिक टू थिन टू थिक। इसका इमेज जो है इन्फिनिटी दूरी पर कहीं पे बहुत बड़ा इमेज इसका बन जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी का कहाँ इस्तेमाल होता है, गाड़ी का हेडलाइट जो होता है आज की डेट में, जो आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी का हेडलाइट के सामने जो लेंस लगा है वो पर्टिकुलर मेजरमेंट करके ठीक उन्होंने उसका फोकस के पास उसका हेडलाइट लगाए हैं ताकि बहुत दूर तक उसका फोकस जाए। पोजीशन में क्या क्या इमेज और कैसे कैसे इमेज बन रहा है उसका हमने ये स्लाइड डाल दिए हैं। इसको आप देखिएगा कि एक चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहते हैं जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रैवल करता है उसका जो स्पीड का जो बढ़ता है या घटता है उनका जो रेशियो है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ठीक, लाइट जो इधर ट्रैवल कर रहा है इसका मान लो मैंने V1 लिया और ग्लास स्लैब के अंदर जो वो ट्रैवल करेगा इसको मान लो मैंने V2 लिया, इसका अंदर जो वेलोसिटी है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास क्या हो जाएगा, V1 बाय V2। दिस विल बी माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसी टाइप का अगर मैं यहाँ ग्लास की जगह में अगर वाटर रख दूँ तो उसका वेलोसिटी जो होगा, यानी कि जितना गुना कम होगा वेलोसिटी वही मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये वेलोसिटी बाय वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड दोनों यूनिट कट हो जाएंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ए नंबर, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे ज़्यादा किसका है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। इसका मतलब देखिए मैं लिख के बताता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि हम डायमंड को तो एयर में ही देखेंगे, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। और ये हमारा कितना है 2.42। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपको सबको पता है कि एयर में तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा और डायमंड में तो लाइट का स्पीड कम होगा। इट मीन्स लाइट का स्पीड डायमंड एयर में डायमंड से 2.4 टाइम्स ज़्यादा है। इसका उल्टा कर दें तो डायमंड में लाइट से 2.4 टाइम्स गुना कम स्पीड में जाता है, इसीलिए डायमंड जो है सबसे ज़्यादा चमकता है। आप बोलोगे चमकता क्यों है, क्योंकि लाइट उसका अंदर धीरे से गति करने के कारण हमको लगता है कि उसके अंदर लाइट है। एक्चुअली उसके अंदर लाइट होता नहीं है। जो भी लाइट बाहर से गिरता है उसके अंदर स्लो मूव करने के कारण, करीब 2.5 गुना धीरे मूव करने के कारण हमको लगता है कि लाइट उसके अंदर रुका हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं है। ऊपर से जो डायमंड में जो कट वगैरह देते हैं, जिसको बोलते हैं कि हीरा तलाशते हैं, उससे क्या होता है कि ज़्यादा लाइट उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ड्यू टू द एंगल। वो हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि लेंस का फॉर्मूला। माइंड डियर, लेंस का फॉर्मूला भी ठीक उसी टाइप का है जैसे हमारा मिरर की फॉर्मूला है। सो मिरर की फॉर्मूला जैसे था 1/u
प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो लाइट में भी लेंस में भी उसी टाइप का 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f है, लेकिन इसमें कुछ प्रिंसिपल जो स्टैंडिंग रूल क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में f जो है ऑलवेज पॉजिटिव है एंड कॉन्केव लेंस में f जो है ऑलवेज नेगेटिव है, ये ध्यान रखा जाए। बाकी u जो है इधर, क्योंकि हम u इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन f जो है कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है एंड कॉन्केव में ये जो है नेगेटिव है, इसको ध्यान रखा जाए। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट जैसे न्यूमेरिकल आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस ये होता है कि 1/f। सो व्हाट आई मीन टू से, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, यानी कि मान लो इफ योर f इज इक्वल टू 1 मीटर, देन पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, 1/1 मीटर इज इक्वल टू 1 डायप्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल D, 1 डायप्टर। आप जानते हैं, मैं पहले से ही बताया हूँ, कॉन्वेक्स लेंस का f जो होता है पॉजिटिव होता है एंड कॉन्केव लेंस का f जो होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। अगर मान लो दोनों का फोकस 1m है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है वो +1 हो जाएगा एंड कॉन्केव लेंस है तो -1 हो जाएगा। इसी कारण से जो बच्चे जो चश्मा पहनते हैं, छोटे बच्चे, हम पढ़ेंगे इसको, ह्यूमन आई चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है, तो उसमें क्या होता है, उनका जो लेंस होता है ना कॉन्केव होता है, इसलिए बच्चों का जो चश्मा के पावर हमेशा नेगेटिव में होता है। और जो बड़े लोग होते हैं अबाउट 40 ईयर्स और मोर देन 40 ईयर्स, उनका जो चश्मा होता है, उनका जो पावर लेंस होता है कॉन्वेक्स होता है, इसलिए उनका चश्मा जो होता है कॉन्वेक्स होता है और वो पॉजिटिव में आता है। उनका जो बोलते हैं पावर कितना है, कोई बोलेगा 1.5 2.5, तो वो पॉजिटिव में आता है, +1.5 बच्चों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दूसरे बच्चे जिन लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, रेफ़र कीजिए, ताकि मेरा मेहनत उनको भी कुछ फल दे सके। और दूसरी बात बता रहा हूँ, जो अगर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में देखना है तो मेरा प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, या तो फिर 1-2 दिन में दोनों क्लास को मैं कॉम्बाइन करके एक बड़ा क्लास कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसीलिए इकट्ठा नहीं बनाया था ताकि दोनों क्लास इतने बड़े हो जाएंगे तो आप बोर हो जाओगे। इसीलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं प्रीवियस क्लास और ये क्लास दोनों क्लास मिला करके 1-2 दिन में एक बड़ा क्लास भी अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू अगेन, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।